Hi guys, today I'm starting a new chapter, namely biotechnology. Biotechnology, as we hear it, seems to be a modern science, and everything affiliated to it seems to be pretty fresh, new, modern and cutting edge. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी जो है इंसानों का बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है। एंड व्हेन वी लुक at the earliest civilizations, whether it be Indus Valley civilization, Harappan culture, or Mesopotamian civilization, Babylonian civilization, all these civilizations had some sort of relationship with this biotechnology. अब आप बोलोगे कि कैसे? आपको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टू बेसिक थिंग्स। जब भी ये दो बेसिक चीज़ सेटिस्फाई होंगे तो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो वो दो बेसिक चीज़ कौन कौन से हैं? पहला बेसिक चीज़ जो है वो है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। और दूसरा यूज क्या है कि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजफुल हों ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है और ये जो साइंस इन्वॉल्व हुआ है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि फिर अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी क्या थी और उसका जो प्रोसीजर और मैकेनिज्म वो क्या था। आपने सुना होगा द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जिसमें मिल्क कन्वर्ट होता है किसमें? कर्ड में। ठीक है, या आपने सुना होगा प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसमें शुगर्स कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल्स में या एसिड्स में। ठीक है, पहला जो है जो हम डेली यूज़ आज भी करते हैं, हम जो रॉ मिल्क है उसको बॉईल करते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा कल्चर डाल लेते हैं किसी बैक्टीरिया का, वो मिल्क को कन्वर्ट कर लेता है इनटू कर्ड। इन दिस प्रोसेस वी यूज्ड अ बायोलॉजिकल कल्चर, एक बायोलॉजिकल एजेंट को हमने यूज़ किया जिसने मिल्क को कन्वर्ट किया कर्ड में। और फर्मेंटेशन में हम फिर से बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं जैसे यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड समटाइम्स इवन फंगई हम यूज़ करते हैं किसके लिए? शुगर्स को कन्वर्ट करने में किसमें? अल्कोहल्स में और कभी कभी एसिड्स में। ये पहले से ही होता रहा है तमाम सिविलाइजेशंस में। ठीक है, अब जो ये लेकिन जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है और इसका एक इसका प्रोसेस जो इसको एक प्रॉपर साइंस में कन्वर्ट किया वो मॉडर्न टाइम्स में ही हुआ। और जो प्रॉपर इसका एक करिकुलम स्टार्ट हुआ, इसका साइंस स्टार्ट हुआ, इसका लिटरेचर स्टार्ट हुआ, वो मॉडर्न टाइम्स में ही हुआ। मगर इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम पहले टाइम से ही यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि मॉडर्न डेफिनेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या है,
वो जो डेफिनेशन है वो दी हुई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने डेफिनेशन जो दी है वो आप सुनिए, वो ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज इन ऑर्डर टू अचीव technological applications of the capabilities of microorganisms or cultured cells and parts thereof। तो अगर हम इस डेफिनेशन की बारे में बात करें, इस डेफिनेशन के बारे में जो मैंने आपको अभी सुनाई, इसमें 2-4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें पहला जो कंपोनेंट है, इट इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कामा माइक्रोबायोलॉजी, कामा इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज। किस लिए? फॉर अचीविंग एप्लीकेशन of industrial use। जो हमने अभी पढ़ा, चाहे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो, चाहे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स हो या एसिड्स हो, तो उसमें हमने एक छोटी सी लेवल पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया और उसको हमने यूज़ किया फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम products that we use, for example curd, for example some acids, for example alcohols। लेकिन जब हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं एक इंडस्ट्रियल स्केल पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तब जो साइंस इन्वॉल्व होता है उस साइंस को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्ट्स हम पहले भी यूज़ करते रहते थे लेकिन एक छोटी सी स्केल पे, घर की लेवल पे या एक छोटे से मोहल्ले की लेवल पे, लेकिन जब हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं एक इंडस्ट्रियल स्केल पे, तब जो साइंस इन्वॉल्व होता है दैट साइंस इज़ बायोटेक्नोलॉजी। मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये जो डेफिनेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, ये आप लिखिए और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको जो आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा और आने वाले जो और भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बोली बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें भी 2 ही चीज़ें हैं। पहला द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दूसरा द प्रोडक्शन ऑफ सम यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, ये था अबाउट द डेफिनेशन एंड सम जनरल थिंग्स अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आज की डेट में इस बायोटेक्नोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, इसका आज का जो सिनेरियो है वो कैसा है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि हम रॉ मिल्क को बॉयल करके थोड़ा सा उसमें कल्चर डालेंगे और कर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उस साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। नहीं, आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी वास्ट हो गया है, इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी वास्ट हो गई हैं और मैं ये एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ट्रेडिशनल कॉटन था, ठीक है, एक ट्रेडिशनल कॉटन जो हमारे पास था दैट वाज ससेप्टेबल टू पेस्ट्स। उसको पेस्ट लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे। कौन से कीड़े? सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता था वो बॉल वॉर्म करता था। ये कॉटन के जो पेड़ होते थे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं कॉटन के, उनका बड़ा डैमेज कर देता था और जो इंडस्ट्री थी कॉटन इंडस्ट्री, उसको सालों साल काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। और फिर जब हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते थे कॉटन के प्लांट्स पे तो वो भी ज़्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते थे। और फिर इंसेक्टिसाइड्स के और भी डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है
जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, और ये बैक्टीरिया है, इसमें एक जीन था। ठीक है, और ये जीन एक केमिकल, एक प्रोटीन बनाता था, और ये जो प्रोटीन था इट मेड, ये एक इंसेक्टिसाइड बनाता था। ये जो जीन था इस बैक्टीरिया में, ये एक प्रोटीन बनाता था जिसकी प्रॉपर्टी इंसेक्टिसाइडल थी। ठीक है, तो नेचुरली लोगों के दिमाग में ये आया कि अगर हम ये वाला जीन इस बैक्टीरिया से उठा के इस कॉटन प्लांट में डाल दें, तो अगर फिर उस कॉटन प्लांट में इस जीन ने एक्सप्रेस किया ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें, और हमारा जो ये कॉटन प्लांट है वो रेजिस्टेंट बन जाएगा इस बॉलवर्म के अगेंस्ट। लेकिन इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें जीन को उठाना है बैक्टीरिया से और उसको डालना है कॉटन प्लांट में, उसमें हमें 3-4 डिफ़िकल्टीज हैं। पहली डिफ़िकल्टी ये है कि उस जीन को आइसोलेट करना और फिर उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना, और फिर उस जीन को मिलाना किसके साथ, कॉटन का जो कॉटन प्लांट है उसके जीनोम के साथ इन 2 जीनोम्स को फ्यूज़ करना और फिर उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये तो नेचुरली इसी प्रॉब्लम है। अगर हम देख लें, क्या हमें बैक्टीरिया का पूरा जीनोम चाहिए? नहीं, हमें पूरा जीनोम नहीं चाहिए। हमें बैक्टीरिया का खाली एक जीन चाहिए जो उस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाता है। हमें पूरा जीनोम नहीं चाहिए। इसका मतलब है हमें पहले उस जीन को आइसोलेट करना है। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें उस जीन को ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया से कॉटन प्लांट में। और तीसरा क्या हमें काम करना है, इन 2 जो कॉटन प्लांट का जीनोम है उसको फ्यूज़ करना है किसके साथ, इस जीन के साथ। और फिर ये जो हमारा मिक्सचर बना 2 अलग अलग चीज़ों का, जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आ गया, उसको एक्सप्रेस कराना और फिर हमारे पास वो प्रोटीन आएगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई? ये पॉसिबल हुई अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंजाइम्स की डिस्कवरी की वजह से। जो सबसे पहला जो हमारे पास एक एंजाइम डिस्कवर हुआ, उस एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। क्या नाम था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है? अगर हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को देखें, ठीक है, ये मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया लेकिन होता डबल स्ट्रैंडेड है। अगर हम इसको देखें तो एक डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे जीन्स होते हैं। एक जीन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जीन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और अलग अलग जीन्स की फंक्शन अलग अलग होती है। और ये जो हमारे पास नई डिस्कवरी हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की, ये क्या काम करते हैं? ये एक अलग अलग टाइप के होते हैं। हर एक एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये एक जीन को यहाँ से निकाल के बाहर कर देती है और उस जीन को आइसोलेशन बिल्कुल उस डीएनए से अलग करके बाहर निकाल देती है। 2 जगह पे इस डीएनए मॉलिक्यूल को काट लेता है और ये जीन अलग हो जाता है। ये किसने काम किया? हमारी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है। अब हमारा पहला काम तो हो गया।
पहला काम था क्या क्या था हमारा कि हम बैक्टीरिया के जो जीनोम है उसमें से हमें एक खास जीन चाहिए, पहले हमें उसको निकालना है। वो हाँ किसने काम किया हमारा, जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस थी। और अब दूसरा काम क्या था हमारा, दूसरा काम था हमारा कि ये जीन है जो हमने अब निकाल लिया इस बैक्टीरिया से, उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा। हमें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें एक वेक्टर चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए जो इस जीन को उठा के डाल दे कॉटन में, कॉटन की जो सेल है उसमें। तो एक हमारा काम किया प्लाज्मिड्स में। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं ये आपने सुना होगा कि जो एक्स्ट्रा जीनोमिक एक जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, जो उनका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियाइड जो होता है उनका, उसके बाहर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला जो है ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। और कंजुगेशन के टाइम आपको पता है कि प्लाज्मिड जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। और यही प्लाज्मिड्स अगर हम इस जीन को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करें और फिर यही प्लाज्मिड को हम ट्रांसफ़र करें कहाँ पे, अपनी कॉटन जो हमारा ट्रेडिशनल कॉटन है, तो ये क्या करेंगे, ये फ्यूज़ करेगा ये जो हमारा प्लाज्मिड में हमारा जीन है और हमारा कॉटन का जो जीनोम है ये फ्यूज हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स नोन एज डीएनए लाइगेसेस। और ये जो जीनोम बनाएंगे उस जीनोम का नाम होगा रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दूसरा काम भी हमारा हो गया कि हमें ट्रांसपोर्ट वेक्टर भी मिला और उसकी वजह से हमें क्या मिला, जो जीन हमने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया से और हमारा जो कॉटन का जीनोम है वो दोनों फ्यूज हो गए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेसेस टू फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए। अब तीसरा काम क्या है, अब तो चलो एक सेल में हमने ये डाला है, ये जीन डाला है, लेकिन एक सेल से हमारा काम नहीं बनेगा। ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है ये बहुत सारी सेल्स में जाना चाहिए, तभी ये अच्छे से एक्सप्रेस होगा और हमारा जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो उस कंसंट्रेशन में सिक्रीट होगा, ताकि जो हमारा पैदावार होगा, जो हमारी प्रोडक्शन होगी कॉटन की, वो रेजिस्टेंट होगी अगेंस्ट द बॉलवर्म। तो जो तीसरा हमारा काम था कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन हो जाए। ये जो हमारा तीसरा काम जो था, ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है ये क्या हो जाए, ये रेप्लिकेट हो जाए और इसकी कॉपीज, रेप्लिकेट होने का मतलब है इसकी कॉपीज बने। और कॉपीज कैसे बनेंगी, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स नोन एज डीएनए पॉलीमरेसेस। In presence of this DNA polymerase, these genes, this recombinant DNA will replicate so many times, and those copies will be known as the clones, or this process is known as gene cloning. ठीक है। अब हमने इस डीएनए को, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, हमने इसकी इतनी सारी कॉपीज़ बनाई किस एंजाइम की मदद से, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होगा, और इस जीन की हमें इतनी सारी कॉपीज़ मिलेंगी। और जब वो कॉपीज़ एक्सप्रेस होंगी, जब वो कॉपीज़ अपना प्रोटीन बनाएंगी और वो प्रोटीन्स उस कंसंट्रेशन में होंगी कि ये जो हमारा कॉटन होगा
that will secrete this insecticidal protein in such a concentration that this recombinant cotton और BT cotton जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी कॉटन है वो that will be resistant against our pests like the bollworm or other such pests. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दी कि बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर में क्या करता है. बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर में एक ऑर्गेनिज्म से जीन उठाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल लेती है और उस जीन का फिर एक्सप्रेशन उस ऑर्गेनिज्म में जब होता है तो हमें एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलता है. और इसी का जो हमारा आज का जो बायोटेक्नोलॉजी का दौर है वो इसी के अराउंड है. तो हमने अभी पढ़ा जो BT कॉटन ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जो सबसे पहले जो रिकम्बिनेंट DNA बनाया था वो किसने बनाया था? वो दो साइंटिस्ट थे. एक का नाम था स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. ठीक है, इसमें से इन्होंने एक जीन निकाला. उस जीन का नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इस ऑर्गेनिज्म से साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से निकाल के इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसमें? ई कोलाई में. ई कोलाई ये दोनों ग्राम नेगेटिव हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं. एक ही फैमिली ऑफ बैक्टीरिया नोन एज एंटीरियोबैक्टीरिएसी, ये दोनों उसी फैमिली के हैं. और इन्होंने यहाँ से ये जीन निकाल के इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में. एंड इन ई कोलाई दिस जीन एक्सप्रेस्ड लाइक इट एक्सप्रेस्ड इन साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. तो यहाँ से जन्म हुआ एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालना और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना. आज का जो बायोटेक्नोलॉजी है वो खाली इन्हीं बैक्टीरिया की में नहीं चल रहा है. आज हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ है, ब्रिंजल है, कैबेज है, जो मान लीजिए जो वेस्टर्न यूरोप है और अमेरिका है वहाँ पे आज यूज़ भी हो रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वो जो फूड्स हैं, जो मीट है, उसमें खाली एक प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म से डिज़ायरेबल जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं और वहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बेटर प्रोडक्ट होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उसमें जो हमारा जो इनपुट होता है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे वो और कोई इनपुट्स हों, वो कम होते हैं. जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, जब हम रिकम्बिनेंट DNA की बात करते हैं इसमें खाली 3 स्टेप्स लगते हैं. जो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विच हैज डिजायरेबल जीन्स. आइडेंटिफाई DNA हैविंग डिजायरेबल जीन्स. ठीक है, और दूसरा काम क्या है? इस जीन को जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट स्पीशीज. ठीक है, और हमारा जो तीसरा स्टेप होता है इस जीन की क्लोनिंग करना और फिर इसका एक्सप्रेशन होना. ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं जो आज का जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है इसमें 3 स्टेप्स हैं. पहला जो स्टेप है वो है कि हमें
एक डीएनए चाहिए जिसमें एक डिज़ायरेबल जीन हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया जो था बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसमें एक डिज़ायरेबल जीन था एक ऐसा प्रोटीन बनाने का जो इंसेक्टिसाइडल है, जो इंसेक्ट्स को मार सकता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया जीन, ठीक है, वो कहाँ पे है, बैक्टीरिया में है। और फिर हमें इस जीन को डालना है कहाँ पे, कॉटन में। हमें वो होस्ट स्पीशीज़ भी मिल गई। और फिर हमें इन दो चीज़ों को, एक जीन और एक जीनोम को आपस में मिलाना है और फिर उसकी क्लोनिंग करनी है। और फिर जब वो एक्सप्रेस करेगा तो हमारा जो डिज़ायरेबल काम था कि हमें एक ऐसा कॉटन मिले जो रेजिस्टेंट हो अगेंस्ट पेस्ट, वो हमारा जो मकसद था वो कामयाब हो गया। आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो सारी इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है। और हमारा जो मेन मकसद है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का, वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो वही दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है जो मैंने आपको इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बोला था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हों, चाहे वो फंगई हों, चाहे वो सेल लाइन्स हो, चाहे वो सेल कल्चर हो, टिश्यू कल्चर हो, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। चाहे आप कोई सी भी डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की मॉडर्न की देख लो, खाली उसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पहली चीज़ जो होगी यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, और दूसरा जो उसमें आपको दिखेगा जो डेफिनेशन में चीज़ होगी वो ये होगा प्रोडक्ट्स फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी की कोई सी भी डेफिनेशन उठा लो, उसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक ये चीज़ ये होगी कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। आप एग्जांपल ले लो, किसी ड्रग की सिंथेसिस, पेनिसिलिन की सिंथेसिस, आज की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, या हमारे रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं, डीएनए वैक्सीन्स हैं, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है। और इसी बायोटेक्नोलॉजी में जो नए जो फ्रंटियर्स आ रहे हैं, जो नई कटिंग एज आ रहा है, वो यही है कि हमें नए से नए प्रोडक्ट्स मिले जो बेनिफिशियल होंगे कहाँ के लिए, ह्यूमंस के लिए। और उनका सोर्स क्या होना चाहिए, उनका सोर्स बायोलॉजिकल होना चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। कल जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी अबाउट द टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी as well as the principles of biotechnology. Hope you understand. Thank you.